हेलो एंड वेलकम एवरीवन। चलिए शुरुआत करते हैं क्विक रिवीजन शीट से पहले, उसके बाद हम चलेंगे आगे करंट अफेयर्स क्वेश्चन पे। वर्ष का जोखिम प्रबंधक पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई को। जोखिम प्रबंधक यानी कि रिस्क मैनेजर ऑफ द अवार्ड है, तो ये अवार्ड दिया गया था सेंट्रल बैंकिंग एक संस्था है, यूके में है, लंदन में है, तो उसने इसको अवार्ड दिया है। एशिया पैसिफिक में सर्वश्रेष्ठ बिजनेस रेगुलेटर का अवार्ड किसने दिया गया है? तो ये दिया गया है सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये शेयर मार्केट को देखती है, सिक्योरिटीज मार्केट को देखती है और इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा करती है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। G7 शिखर सम्मेलन अभी इटली में हुआ था, लेकिन ये कौन सा संस्करण था? तो ये 50वां संस्करण था। और G7 के 7 देशों का नाम कुछ इस प्रकार से है। अगर अमेरिकी महाद्वीप में देखेंगे तो कनाडा, यूएस हो गया। यूरोप के इसमें 4 देश हैं, सबसे ज्यादा है जर्मनी, इटली, यूके और फ्रांस। और एक ही देश है जो एशिया का है, पूर्वी एशिया का है, वो जापान। तो इस प्रकार से 7 देश हो गए। ये सारे देश एडवांस्ड इकोनॉमी आते हैं, विकसित अर्थव्यवस्था में आते हैं। विश्व के सबसे पहले लकड़ी के उपग्रह को क्या कहा जाता है? तो ये उपग्रह बनाया है जापान देश ने, और इस उपग्रह का नाम है लिग्नोसाइट। यहाँ पे लिग्नो का अर्थ है वुड यानी कि लकड़ी। विश्व औषध रिपोर्ट किस एजेंसी द्वारा जारी की जाती है? तो यह है यूएन ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम रिपोर्ट यानी कि यूएनओडीसी। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग यानी कि वर्ल्ड ड्रग डे मनाया जाता है 26 जून को। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? तो ये मिसाइल का नाम है रुद्रम 1 और ये डेवलप की गई है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ द्वारा। एंटी रेडिएशन मिसाइल का मुख्य उद्देश्य होता है कि ये दुश्मनों के रेडियो सिग्नल को पता लगाए और उसको बाद में नष्ट किया जा सके। अगर दुश्मन के क्षेत्र में रडार इंस्टॉल किए गए हैं, कोई सर्वाइलेंस डिवाइस इंस्टॉल की गई है और रेडियो सिग्नल अगर इमिट करते हैं तो उसका पता लगा के उसको हम नष्ट कर देंगे। ये उसका रुद्रम का यानी कि एंटी रेडिएशन मिसाइल का पर्पज होता है। उत्तर प्रदेश के सुहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य, सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी को टाइगर रिजर्व घोषित करने की पहल की गई है। और ये उत्तर प्रदेश का कौन सा टाइगर रिजर्व होगा? तो ये 5वां टाइगर रिजर्व होगा उत्तर प्रदेश में। इसके पहले उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व थे। रानीपुर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी थी, आजमगढ़ टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व थे। ये 4 टाइगर रिजर्व थे और 5वां बनने वाला है सुहेलवा। 21 जथरे उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये केरल राज्य में मनाया जाता है और इसका जो मतलब है वो है फेस्टिवल ऑफ राइस यानी कि चावल का फेस्टिवल है। आरबीआई ने आसियान देश के सीमा पार लेन देन के लिए किस समूह के फास्ट पेमेंट सिस्टम यानी कि एफपीएस में शामिल हो गया है? तो ये है प्रोजेक्ट नेक्सस। इसमें आसियान के 4 देश हैं, उनके घर के फास्ट पेमेंट सिस्टम, उसके घरेलू फास्ट पेमेंट सिस्टम्स हो गए, उनको लेकर भारत के यूपीआई को जोड़ करके ये एक प्रकार का क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम डेवलप करेगा ताकि इन देशों में आसानी से पेमेंट किया जा सके और पैसे प्राप्त किए जा सके। तो ये आज की रिवीजन शीट। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा शिप के बारे में है। चलिए जानते हैं क्या है ये। ईस्टर्न फ्लीट का सर्वश्रेष्ठ जहाज 2024 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है आईएनएस दिल्ली को। इंडियन नेवी में 2 टर्म बहुत खास कर यूज किए जाते हैं, एक होता है फ्लीट, एक होता है क्लास। फ्लीट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ शिप। इसमें कई प्रकार के शिप का एक ग्रुप होता है, कमांड किया जाता है, उनकी एक टुकड़ी होती है शिप की, उसको फ्लीट बोलते हैं। और क्लास शिप उसको बोलते हैं कि उसके डिजाइन सेम होते हैं। अगर कोई शिप ए क्लास का है तो बाकी जो शिप होंगे वो भी ए क्लास के होंगे, उनके डिजाइन सिमिलर पैटर्न के होंगे। तो इस प्रकार से क्लास और फ्लीट में डिफरेंस होता है। इंडियन नेवी के कई जगह मुख्यालय हैं, आइए जानते हैं पहले। पश्चिमी नौसेना कमान यानी कि वेस्टर्न नेवल कमांड का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र है और ये देखता है अरब सागर और भारत के पश्चिमी तट को। ईस्टर्न नेवल कमांड का मुख्यालय है वाइजैक, विशाखापट्टनम है, बंगाल की खाड़ी और भारत का पूर्वी तट की रक्षा करता है। दक्षिणी नौसेना कमांड यानी कि साउदर्न नेवल कमांड है, ये है कोच्चि केरला में और ये ट्रेनिंग भी कराता है और साथ साथ दक्षिणी समुद्री क्षेत्र को भी देखता है, ये ट्रेनिंग कमांड भी है। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स, ये जो कमांड है ये पोर्ट ब्लेयर और उस द्वीप समूह को देखता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप इसको जान लें, इसको स्टार मार्क कर लें कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो कमांड है, एएनसी कमांड है, ये पहला एक ऐसा कमांड है जिसमें तीनों सेनाएं ज्वाइंट रूप से कार्य करती हैं। अगर आपने थिएटराइजेशन का नाम सुना होगा, जिसमें एक खास टुकड़ी जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की साथ मिलकर एक खास क्षेत्र में काम करती है। थिएटराइजेशन बहुत ही एडवांस्ड वर्जन है जिसमें मिलिट्री बहुत ही कोहेसिव रूप से काम करती है। भारत में थिएटराइजेशन का प्रोसेस चल रहा है अभी, लेकिन अंडमान निकोबार आइलैंड्स एक ऐसा द्वीप समूह, ऐसा क्षेत्र है जो थिएटराइजेशन की तरह कार्य करता है और इसको हम बोलते हैं ज्वाइंट कमांड ऑफ ट्राई सर्विसेज। अगला क्वेश्चन हमारा स्ट्रॉबेरी को लेके है, लेकिन एक्चुअली स्ट्रॉबेरी को लेके नहीं है। आइए बताता हूं क्यों नहीं है। स्ट्रॉबेरी एआई मॉडल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये डेवलप किया गया है ओपन एआई द्वारा। ओपन एआई जिसे पता है हमें कि ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल डेवलप करता है
जैसे कि अपना चैट जीपीटी हुआ, लार्ज लैंग्वेज मॉडल में हम क्या करते हैं कि पूरी दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन उसको हम पहले से सिखा देते हैं और उसके बाद हम उससे क्वेश्चन करेंगे, वो उसी के आधार पर हमारे इंफॉर्मेशन को जवाब देगा। लेकिन स्ट्रॉबेरी एआई मॉडल एकदम अलग है, ये इसमें खुद का इंटेलिजेंस है। आइए जानते हैं इसके बारे में। इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह काम करता है, ये तर्क कर सकता है, रीजनिंग कर सकता है, सही गलत का पता लगा सकता है और फ्यूचर में योजना भी बना सकता है। अगर कोई जटिल या कठिन कार्य है तो ये खुद से घंटों तक काम कर सकता है, कई लंबे समय तक कार्य कर सकता है। इसके पास डीप रिसर्च डेटा सेट्स होते हैं, ये बहुत ही बड़े निर्णय ले सकता है। इसके साथ साथ इसके पास एक स्वायत्त अनुसंधान होता है। आसान शब्दों में कहें, अगर आप कंप्यूटर बैठ के ब्राउजिंग करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, जानकारियां प्राप्त करते हैं, तो ये काम खुद ही कर सकता है। ये खुद ही वेबसाइट से वेबसाइट जाके चीजें पढ़ सकता है, जानकारी एकत्रित कर सकता है, आपको आके बता सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा पेट्रोल, डीजल या फ्यूल को लेके होगा। चलिए जानते हैं। हाई स्पीड रेसिंग फ्यूल स्टॉर्मएक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑयल मार्केटिंग कंपनी है और बेसिकली इसने स्टॉर्मएक्स फ्यूल लॉन्च किया है हाई स्पीड व्हीकल्स के लिए। जो हाई स्पीड कार होती हैं, फार्मूला 1 रेसेस हो गए या फिर कोई और रेसिंग कार्स होती हैं, ये उनके लिए फ्यूल डेवलप किया गया है, उसका नाम है स्टॉर्मएक्स। भारत की पहली राष्ट्रीय टोल फ्री एंटी नारकोटिक्स हेल्पलाइन क्या है? ये नंबर से, इस नंबर से कॉल करके आप एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से सूचना दे सकते हैं। तो ये नंबर है 1933। इस हेल्पलाइन को लॉन्च किया है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने। कौन सा देश अपने 5G नेटवर्क से चीन की हुआवे और ZTE कंपनी पर प्रतिबंध लगा दे रहा है? तो ये देश है जर्मनी। जर्मनी ने ऐसा निर्णय लिया है कि अगले 5 सालों तक चीन के सारे हार्डवेयर जो 5G सर्विसेज देते हैं, हुआवे और ZTE के हैं, उनको हम फेज आउट कर देंगे, निकाल देंगे अपने सिस्टम से। ऐसा मानते हैं कि चाइनीज जो इक्विपमेंट्स हैं वो जासूसी कर सकते हैं जर्मनी के क्रिटिकल टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट से। अमेरिका ने पहले ही हुआवे और ZTE को बैन कर रखा है। थिंक 24 किस द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया इंडियन नेवी द्वारा। आइए आसान शब्दों में कहें, यह भारतीय नौसेना का बेसिकली एक क्विज प्लेटफॉर्म है जिसमें हम सांस्कृतिक विरासत में गर्व और देशभक्ति की भावना पैदा करते हुए बौद्धिक विकास को बढ़ावा देने और युवा मन को प्रेरित करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करेगा। एक क्विज प्लेटफॉर्म है, बच्चों के लिए है और इसका जो थीम है उसका नाम है विकसित भारत। यह प्रतियोगिता देश भर में कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के बच्चों के लिए खुली हुई है, तो इसको याद रखेंगे। थिंक 2024 इंडियन नेवी का इनिशिएटिव है। संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या संभावनाओं के अनुसार भारत की जनसंख्या चरम पर कब होगी, कौन से साल में होगी? तो ये है 2062। 2062 में इंडिया की पॉपुलेशन पीक पे जाएगी, उसके बाद ये धीरे धीरे कम होने लगेगी वहां से। इनके अनुसार भारत की जनसंख्या 1.70 बिलियन तक पहुंच जाएगी, जो कि अभी हाल ही में अनुमानित है कि इस समय 1.40 बिलियन के आसपास है। अभी जनगणना नहीं हुई लेकिन इसका एस्टिमेट इतना बताया जा रहा है और करीब 0.30 बिलियन और इसमें ऐड होंगे 2062 तक। उसके बाद पॉपुलेशन डिक्लाइन होना शुरू कर देगी। इस रिपोर्ट की बात करें तो अभी विश्व की जनसंख्या 8.2 बिलियन और ये जाके 2080 तक पहुंच जाएगी 10.3 बिलियन। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा साझा किए आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या 2062 के बाद से धीरे धीरे घटने लगेगी, तो इसको याद रखिएगा। विमान और विमान इंजन के पुर्जों पर एक समान एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST कितना लगाया गया है? तो ये लगाया गया है 5%। हाल ही में लॉन्च हुए मानस का पूरा नाम क्या है? तो मानस का पूरा नाम है मादक पदार्थ निषेध असूचना केंद्र। इसको अंग्रेजी में कहें तो नारकोटिक्स प्रोहिबिशन एंड इंटेलिजेंस सेंटर। बेसिकली ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप ड्रग रिलेटेड चीजों को रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ड्रग रिलेटेड हेल्पलाइन का नाम है। अभी जो हमने पढ़ा था 1933, जो ड्रग से रिलेटेड क्राइम्स हैं, समस्याएं हैं, उसको आप सरकार को रिपोर्ट कर सकते हैं। उसी प्रकार से ये उसका नाम है, उसका नाम है मादक पदार्थ निषेध असूचना केंद्र। इसके पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने निदान लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य था कि नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑन अरेस्टेड नारकोटिक्स ऑफेंडर्स। निदान में यह था कि अभी तक जितने नारकोटिक्स और ड्रग वाले ऑफेंडर्स थे, अभी तक जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, उनका पूरा डेटाबेस वहां पर लिखा गया है। तो ये निदान NCB द्वारा किया गया है और सत्यनारायण प्रधान इसके हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ NCB नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। अगला क्वेश्चन हमारा है जेट को लेकर, चले जानते हैं। नागरिक उड्डयन पर एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो आयोजित किया गया था इंडिया में और ये 2nd एडिशन है। निदेश पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। इसको अक्षर शॉर्ट में कुछ इस प्रकार से लिखा पाएंगे, M डोनर। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री यानी कि डोनर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नॉर्थ ईस्ट रीजन एग्री कमोडिटी ई करेक्ट
लॉन्च किया है। इसको अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट रीजन एग्री कम्युनिटी ई कनेक्ट। इसका उद्देश्य कृषि और बागवानी उत्पादों जैसे मसाले, फल, सब्जियां, दालें, अनाज और लघु वन को समर्थन प्रदान करता है किसानों के लिए अब से। और एक बात और बता देता हूं कि हॉर्टिकल्चर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं बागवानी। बागवानी में फल, सब्जियां, मेवे ये सब उगाते हैं। साथ साथ समुद्री शैवाल, गैर खाद्य फसलें, गेहूं, चावल ये सब उसमें शामिल नहीं है। घास, सजावटी पेड़ और पौधे उगाने की विज्ञान और कला है, साइंस एंड आर्ट है। इसी को हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। नीरेस प्लेटफॉर्म हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी करने वाले किसानों के लिए बनाया गया है। तो ये रहा आज ये करंट अफेयर्स। आशा आपको क्वेश्चन अच्छा लगा। कोई डाउट या फीडबैक हो तो प्लीज जरूर शेयर करें। डाउट को आंसर करूंगा, फीडबैक को इंप्लीमेंट करेंगे। और प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और वीडियो को जरूर लाइक कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ाई पे ध्यान करते रहें। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।